नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित कुमार और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। यह काल सर्प योग क्या है, इसके जीवन में क्या परिणाम होते हैं, परिणामों का निवारण कैसे होता है तथा निवारण के बाद क्या सचमुच शांति मिलती है और सुख मिलेगा, इन प्रश्नों का उत्तर इतना सरल नहीं जितना कि सामान्य जन आशा लगाए रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि प्रत्येक लग्न राशि के आधार पर यदि देखा जाए तो 12 लग्न राशि होगी और प्रत्येक लग्न राशि में 24 प्रकार के काल सर्प योग बन सकते हैं, राहु केतु और केतु राहु के प्लेसमेंट के आधार पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 288 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। इसीलिए इसको समझने के लिए जन्म कुंडली को सूक्ष्मता से देखना अति आवश्यक है। जन्म कुंडली के प्रकाशित या अप्रकाशित हिस्से को यह देखना अति आवश्यक है कि उसमें काल सर्प योग बन रहा है या नहीं। अब इन 288 प्रकार के काल सर्प योग में भी अनेक विषमताएं हैं। कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जो काल सर्प योग को कमजोर बनाते हैं और कुंडली में उसी प्रकार अन्य भी ऐसे योग होते हैं जो काल सर्प योग के अशुभत्व में वृद्धि करने वाले होते हैं, अर्थात कि काल सर्प योग के फल को कई गुना बढ़ाने वाले होते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु केतु के साथ बृहस्पति हो तो आपकी कुंडली में चांडाल योग का भी निर्माण हो रहा है। कुंडली में काल सर्प योग तो है ही, साथ ही चांडाल योग भी है, तो यह काल सर्प योग के फल को और बढ़ा देगा। क्योंकि राहु केतु एक एक्सट्रीम एनर्जी है, उन्हें ग्रह पिंड की मान्यता प्राप्त नहीं है, वह एक छाया ग्रह माने गए हैं, अर्थात कि वह एक एनर्जी के समान है और वह एनर्जी रूप में ही काम करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। कई विद्वानों का यह मत है कि राहु केतु के साथ यदि चंद्रमा हो और कुंडली में काल सर्प योग बनता हो तो वह काल सर्प योग के फल को 10,000 गुना बढ़ा देता है। राहु केतु को सूक्ष्म दिव्य संचालन करने वाला ग्रह बोला गया है, अर्थात कि राहु केतु एक कैटलिस्ट के समान काम करता है। जिस भी ग्रह के साथ वह बैठता है उस ग्रह की प्रवृत्ति, गुण, दोष सभी चीज धारण कर लेता है। जिस भी राशि में वह बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार वह अपने रंग ढंग को बदल लेता है। इस जीवन काल में जो ऐसे अप्राप्य वस्तु हैं जो आपको इस जीवन काल में प्राप्त करना है वह राहु निर्धारित करता है, और जो पूर्व जन्मों में आपने अचीव कर लिया है उसमें एक्सपर्टीज है आपकी, वह केतु निर्धारित करता है। इसीलिए राहु और केतु इतना महत्वपूर्ण ग्रह है और वह काल सर्प योग का भी निर्माण करता है। और उन्हीं राहु केतु से यदि कोई अन्य ग्रह भी ग्रसित है तो उसका अपना भी फल होता है और वह काल सर्प योग के फल को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। उसी प्रकार यदि कुंडली में काल सर्प योग बनता है लेकिन आपकी कुंडली में एक पंच महापुरुष राजयोग भी है तो वह आपके काल सर्प योग के फल को थोड़ा कम करता है। उसी प्रकार सूर्य बुद्धातिक योग है या फिर चंद्र मंगल का चंद्र मांगल्य योग है जिसे या फिर लक्ष्मी योग कहते हैं, तो इस प्रकार के योग होने से वह काल सर्प योग के शुभत्व को कम करता है। उसी प्रकार यदि कुंडली में काल सर्प योग हो और बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, सूर्य या चंद्रमा, इन 6 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अपने उच्च की राशि या फिर स्वराशि में होकर केंद्र में बैठा हो और इसके साथ अन्य 3 ग्रह भी बैठे हो तो वह काल सर्प योग के फल को भंग कर देता है, अर्थात कि काल सर्प योग होने पर भी आपको काल सर्प योग का फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार की विषमताएं हैं। तो अब मान लीजिए आपके कुंडली में काल सर्प योग है, आपको किसी ने बोला कि आप काल सर्प योग का खंडन शांति विधान करवा लें, आपने करवा लिया और फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही क्योंकि आपके कुंडली में अन्य और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसको भी सॉल्व करना अति आवश्यक है। इसीलिए काल सर्प योग का इतना इजी उपाय नहीं होता, बल्कि शास्त्रों में काल सर्प योग का वर्णन ही नहीं है। यह तो आज के जो आचार्य हैं, जो समयुगी आचार्य हैं, उन्होंने इसको काल सर्प योग का नाम दिया है और इसका एक शांति विधान बनाया गया कि कर्मकांड के आधार पर
इसकी किस प्रकार शांति की जाए। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि काल सर्प योग यदि कुंडली में है तो उसका फिजिकल शांति से अधिक जो एनर्जी वाइज शांति होती है उसको करना अति आवश्यक है। आपको राहु केतु के एनर्जी को समझना होगा। बाकी अन्य ग्रह यदि कोई बैठा हो राहु केतु के साथ तो उसे समझने की आवश्यकता है। साथ ही जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है राहु केतु, उसको समझकर आपकी लाइफ में वह किस प्रकार आपको प्रभावित करता है, किस प्रकार वह आपके जीवन में अराइज हो रहा है वो काल सर्प योग, उसको समझने के बाद ही आप सटीक उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों 288 प्रकार के काल सर्प योग को कुल 12 प्रकार के काल सर्प योग में विभाजित किया गया है और उसका विभाजन राहु केतु के प्लेसमेंट के आधार पर किया गया है। तो आपका कुंडली में जो भी लग्न की राशि हो पर राहु केतु जहां पर बैठे हुए हैं उस आधार पर आपको देखना है कि आपका कौन सा काल सर्प योग है। पर प्रत्येक लग्न राशि के आधार पर भी काल सर्प योग का एक अपना फल होता है, क्योंकि हर एक लग्न राशि के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं और उस ग्रह से राहु केतु का किस प्रकार का संबंध है वह निर्धारित करता है कि किसी भी अमुक लग्न राशि में काल सर्प योग किस प्रकार एक बेसिक फल प्रदान करेगा। और उसको समझने के लिए दोस्तों आप मेरे पूर्व के वीडियो सीरीज में देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रत्येक लग्न राशि के ऊपर काल सर्प योग का क्या फल होता है उसके ऊपर हमने बात किया है। आज हम राहु केतु के प्लेसमेंट के आधार पर काल सर्प योग के ऊपर बात करेंगे, जिसको आज के आचार्यों ने 12 प्रकार का बतलाया है, जिसको हम इस प्रकार के नाम से जानते हैं: अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कर्कोटक, शंखपाल, शंखनाद, पाताल, विषाक्त, शेषनाग। तो यह 12 प्रकार के काल सर्प योग हैं। प्रत्येक काल सर्प योग के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों फलादेश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि काल सर्प योग है क्या, काल सर्प योग की क्या महत्ता है और राहु केतु इतना महत्वपूर्ण ग्रह कैसे है। किसी भी जन्म कुंडली में राहु केतु के मध्य जब सभी ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि एक या एक से अधिक ग्रह राहु केतु के साथ बैठे हों तो इसका अर्थ यह नहीं कि काल सर्प योग भंग हो रहा है। उसके लिए आपको राहु केतु के अंश को, बाकी ग्रहों के अंश को देखना आवश्यक है, लेकिन मुख्य केस में यह काल सर्प योग का निर्माण ही करता है। पर यदि सभी ग्रह राहु केतु के एक्सेस में हो और कोई एक ग्रह उनसे बाहर निकला हुआ हो तब वह योग का भंग होता है, काल सर्प योग का भंग हो जाएगा। पर हाँ, राहु केतु के अंशों से अलग पड़ा यह ग्रह यदि अधिक अंशों में हो तभी यह योग भंग होगा, अन्यथा काल सर्प योग बनेगा ही, जिसे हम आंशिक काल सर्प योग कह सकते हैं। काल सर्प योग का प्रभाव विश्व एवं व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है, अतः इस योग का वास्तविक मूल्यांकन होना अनिवार्य है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है ऐसे व्यक्तियों को नियति या प्रारब्ध के हाथ का खिलौना ही समझना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ से भी बढ़कर प्रारब्ध इनके जीवन में अनेक घटनाओं को उत्पन्न करता रहता है। अर्थात कि आपके कुंडली में यदि काल सर्प योग है तो आप पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, फिर भी उसका जो फल है वह राहु केतु के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। और ऐसे भी पूर्व संचित कर्मों के भोगों का जो लगाम है वह राहु केतु के हाथ में ही होता है। राहु केतु की महादशा, अंतर्दशा एवं गोचर भ्रमण में इसका फल महत्वपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है। काल सर्प योग की यह एक विशेषता है कि ऐसे जातक का जन्म निश्चित रूप से कर्म भोगने के लिए ही होता है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे जातक का जन्म माना जाता है और किसी भी अवतरित आत्मा की संतान भी काल सर्प योग वाली ही होती है। सूक्ष्म दिव्य संचालन राहु केतु करते हैं, इसीलिए इन्हीं के द्वारा काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि आप अब्राहम लिंकन या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली उठाकर देखेंगे तो उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग का निर्माण हो रहा था और विधाता, प्रारब्ध, नियति ऐसे ही जातक को किसी विशेष कार्य के लिए चुनती है, क्योंकि राहु केतु में ही वह सामर्थ्य है कि वह काल की गणना को दे सके।
दोस्तों, शास्त्रों में चंद्रमा को कॉन्शियसनेस कहा गया है और राहु केतु को पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस कहा जाता है, अर्थात कि वह कॉन्शियसनेस जो चंद्रमा जिस पाथ में भ्रमण करते हैं वह पाथ राहु केतु है, अर्थात कि उस पाथ का जो नॉर्थ नोड है वह राहु है और साउथ नोड केतु माना गया है। इसीलिए राहु केतु एक छाया ग्रह है, एक एनर्जी का रूप है जो इस कॉन्शियसनेस को संचालित करता है, आपके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और यूनिवर्सल माइंड को संचालित करता है। पर दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि हर बार यह कार्य बड़ा ही हो ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी दाम्पत्य को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसे में किसी सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ संत ने उनको वचन दिया और उनके आशीर्वाद स्वरूप उनको संतान की प्राप्ति हुई, तो वैसे संतान की कुंडली में अवश्य ही यह कालसर्प योग रहेगा, अर्थात कि आपका जन्म हुआ है लेकिन किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए, इसीलिए आपको कुंडली में कालसर्प योग रहेगा। तो आपको समझना है कि यह कालसर्प योग का अर्थ ही है पितृदोष। पितृदोष के बिना कालसर्प योग का निर्माण नहीं हो सकता, अर्थात कि पितृश्राप, पितृ ऋण या फिर किसी सर्प ऋण के कारण इस कालसर्प योग का निर्माण होता है। अब कालसर्प योग वाले जातक सामान्य जातक से, सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग होते हैं और इस योग का कुछ सकारात्मक फल है और कुछ नकारात्मक फल भी है। और इसका मूल आधार जन्म कुंडली में राहु केतु कहाँ पर बैठे हैं, साथ ही आपका कौन सा लग्न राशि है, उस पर यह पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही कालसर्प योग के परिणामों की तीव्रता का अवलोकन भी किया जा सकता है। कुंडली में यदि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव या फिर द्वादश भाव में राहु या केतु से कालसर्प योग बनता है तो वह सबसे अधिक नकारात्मक माना गया है और इस योग का फल अधिक से अधिक तब मिलता है जब राहु केतु की महादशा या अंतरदशा आती है या फिर राहु केतु गोचरवश उस भाव से गोचर करते हैं जिस भाव में आपकी कुंडली में वो विराजमान है। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु काफ़ी स्ट्रांग है और कालसर्प योग का भी निर्माण होता है, तो मैं आपको बतला दूं कि राहु केतु की यदि आपकी कुंडली में दशा चल रही है, महादशा विशेष तौर पे, और उस अवधि में यदि राहु केतु उसी भाव से गोचर करते हैं तो वह आपको माला माल बना देगा। इसको समझने के लिए हम सुप्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली को देख सकते हैं। उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। इनकी कुंडली में राहु तृतीय भाव में है और केतु मंगल के साथ नवम भाव में स्थित है। अब इनके जीवन में राहु की महादशा जब से प्रारंभ हुई और जैसे ही राहु उनके तृतीय भाव में गोचर किया, उसी समय से 18 वर्ष के अंदर ही उनको जीरो से हीरो बना दिया। इन 18 वर्ष की अवधि में, अर्थात कि राहु की महादशा में, राहु ने उन्हें हर प्रकार से साथ दिया और उनका सकारात्मक फल का ही यह परिणाम है कि आज उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसी प्रकार यदि हम सुप्रसिद्ध शेयर दलाल हर्षल मेहता जी की कुंडली देखते हैं तो उनके चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है और केतु उनके दशम भाव में स्थित है। और जब हम उनके जीवन का अवलोकन करते हैं तो राहु की महादशा में उनका जो शुरुआती समय था वो काफ़ी सर्वोत्तम गया, काफ़ी अच्छा गया, किंतु सूर्य की अंतरदशा शुरू होते ही और उसमें राहु उनके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करते ही उनकी धरपकड़ हुई, उनके सभी रहस्यों का पर्दाफाश हो गया। अर्थात राहु केतु ने हर्षल मेहता जी को हीरो से जीरो बना दिया और आप देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, राहु का अधिकार नागलोक पर माना गया है और मानव की मृत्यु के बाद यदि अभी भी उसकी वासनाएं समाप्त नहीं हुई, उसकी कामनाएं, वासनाएं परिवार की ओर रही, अर्थात कि उस जातक ने अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष को नहीं समझा, तो उसकी मृत्यु के बाद वह नाग योनि में जन्म लेता है और अनुकूल समय पाते ही वह ममत्व के कारण उसी परिवार में पुनः जन्म लेता है। इस प्रकार पुनर्जन्म हो तो भी कालसर्प योग रहेगा ही। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, यदि किसी के कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है और सूर्य चंद्रमा में से कोई भी एक ग्रह यदि पीड़ित है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, मान लीजिए त्रिक भाव में बैठा हुआ हो या फिर राहु केतु के साथ ही हो या फिर नीच की अवस्था में हो,
तो ऐसे जातक मुख्यतः पितरों के श्राप के कारण उनको काल सर्प योग होता है। पूर्वजों के द्वारा किया गया दुष्कर्मों के कारण ही उनकी ऐसी अवस्था होती है। दोस्तों, ऐसे प्रसंगों में मुख्यतः नाग देवता की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और बहुत ही श्रेष्ठ। यदि आप अपने घर के पूजन स्थान में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करते हैं, उसमें चांदी या तांबे का एक नाग अर्पण करते हैं, उनको काले पत्थर का नंदी जी, डमरू, त्रिशूल आदि रखकर नित्य प्रति शुद्ध जल, दुग्ध, भस्म, भांग, चंदन आदि से पूजन करके कुछ स्तोत्रों का पाठ करते हैं तो काल सर्प योग स्वतः ही समाप्त होता है। दोस्तों, फलादेश प्रारंभ करते करते मैं आपको बहुत ही उत्तम आध्यात्मिक कोट बतलाना चाहूँगा। नाग संपत्ति का प्रतीक है। सृष्टि की संपूर्ण धन संपदा पर नागों का आधिपत्य है। जो व्यक्ति धन संपत्ति की लालसा से दूर होते हैं, उनकी नाग रूपी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर वे पूर्णतया इस नाग पाश से मुक्त हो जाते हैं। राहु केतु के नाग पाश से महापुरुष ही मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वे काल को अपने वश में कर लेते हैं। आइए हम फलादेश के ऊपर बात करें। 12 प्रकार के काल सर्प योग में से 9वां काल सर्प योग है शंखनाद काल सर्प योग। शंखनाद काल सर्प योग का निर्माण जब कुंडली के 9वें भाव में राहु ग्रह विद्यमान होते हैं और कुंडली के 3य भाव में केतु ग्रह, साथ ही इन दोनों ग्रहों के मध्य 7 ग्रह आ जाते हैं, तो वह शंखनाद काल सर्प योग का निर्माण करता है। शंखनाद काल सर्प योग के कारण कुंडली का 9वां भाव और 3य भाव पूर्णतः प्रभावित होता है, क्योंकि इसी दोनों भाव के एक्सिस में राहु और केतु विद्यमान होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कुंडली का 9वां भाव और 3य भाव क्या है, साथ ही राहु और केतु इन भावों में किस प्रकार काम करते हैं। तो कुंडली का 9वां भाव भाग्य स्थान माना गया है। मुख्यतः यह भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है। धर्म, अध्यात्म, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, अपने जीवन के स्टैंडर्ड को ऊपर करने के लिए जो भी आप ज्ञान विद्या लेते हैं अपने जीवन में, उसका भाव कुंडली का 9वां भाव है। आपके पिता, आपके पूर्वज तथा पूर्व जन्म के शुभ कृत्य कर्म और उसी शुभ कृत्य कर्म के कारण भाग्य का निर्माण होता है। इसीलिए इस भाव में बनने वाले फल को अन्य कोई ग्रह, अन्य कोई भाव नहीं काट सकता। उसी प्रकार कुंडली का 3य भाव आपका पराक्रम का स्थान माना गया है। आपके पराक्रम, छोटे भाई बहन, आपका कम्युनिकेशन स्किल, मास मीडिया, एबिलिटी टू वर्कआउट, अर्थात कि आपका सामर्थ्य, किसी भी कार्य को करने के लिए आप जो परिश्रम, संघर्ष करते हैं, उसका भाव कुंडली का 3य भाव है। शरीर में यह आपका हाथ है, आपका शोल्डर है। 3य भाव से ही हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, अर्थात कि विद इन स्टेट जो ट्रैवल है उसको देखते हैं। राइटिंग स्किल्स, जर्नलिज्म, क्रिएटिविटी, परफॉर्मिंग आर्ट और किसी भी प्रकार के स्किल्स को मेनली हाथ के द्वारा किया गया कोई स्किल्स यूज किया जाता है, उस प्रकार के स्किल्स को हम कुंडली के 3य भाव से देखते हैं। कुंडली के 3य भाव से ही हम लर्निंग और टीचिंग, इन दोनों को कुंडली के 3य भाव से देखते हैं। तो इन दोनों भावों में राहु और केतु, राहु ग्रह कुंडली के 9वें भाव में और केतु ग्रह कुंडली के 3य भाव में है। तो राहु और केतु एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह का अर्थ है कि इनका कोई पिंड नहीं है, यह अन्य ग्रहों की भांति काम करते हैं। तो इनका अस्तित्व क्या है? राहु और केतु चंद्रमा और अर्थ का जो एक्सिस है, वह दोनों एक्सिस कहीं पर एक दूसरे को ओवरलैप करता है। उसी ओवरलैप का जो सेंटर है, जो नॉर्थ सेंटर है, वह राहु है और साउथ वाला सेंटर वह केतु है। तो यह चंद्रमा कॉन्शियसनेस है और इसीलिए चंद्रमा के पाथ में यह पड़ने के कारण इसको पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस कहा गया है। इसी कारण यह मन के थ्रू, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्सल माइंड, यह 3 माइंड के थ्रू राहु और केतु काम करते हैं जीवन में। और यही ऐसे ग्रह हैं जो आपके प्रारब्ध को आपके सामने खोल कर रखते हैं। विधाता ने, अर्थात परब्रह्म परमात्मा यूनिवर्स ने जो पाथ आपके लिए निर्धारित किया है, उस चीज को राहु और केतु दर्शाता है और आपको जीवन में उस ओर मोड़ता है कि आप अल्टीमेटली मुक्ति की ओर जा पाएं। तो राहु एक ऐसा एनर्जी है, वह जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित चीजें आपको इस जन्म में अर्जित करनी है, समझनी है। क्योंकि राहु कहता है कि वह आपने पूर्व के जन्मों में इस भाव से संबंधित कारक तत्वों को नहीं समझा, इसीलिए आपको इस जन्म में उस भाव में कंसंट्रेट करना है।
उसी प्रकार केतु ग्रह राहु से जस्ट अपोजिट होते हुए जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव से संबंधित चीजों से आपको अलगाव क्रिएट करता है, आपको कट ऑफ करता है। क्योंकि केतु का यह कहना है कि मैं जिस भाव में बैठा हूं उस भाव से संबंधित चीजें आपने पूर्व जन्मों में अर्जित कर ली है, उसमें आपकी मास्टरी है, इसलिए आपको इस जन्म में उन चीजों को अर्जित नहीं करना। तो इस चीज को, इस थॉट प्रोसेस को राहु केतु के द्वारा जो प्रेरित किया जाता है, उस प्रेरणा को जो व्यक्ति समझ लेता है वही अपने जीवन में सक्सेस होता है। तो शंखनाद काल सर्प योग के कारण जातक का सदैव भाग्य साथ नहीं देता, अर्थात भाग्य की कमी आपको अनुभूति होती है। जहां पर भाग्य का साथ आपको मिलना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि उस समय आपका भाग्य साथ छोड़ देता है, तो ऐसे जातक के साथ भाग्य की कमी रहती है। साथ ही कुंडली का 9वां भाव 10वां भाव से 12वें स्थान में पड़ता है, तो इस कारण जातक का कार्य स्थान में सदैव लॉसेस रहता है, कार्य स्थान में सदैव अवनति रहेगी, पद उन्नति करने में आपको परेशानी उत्पन्न होगी, कार्य स्थान में आपके साथ बुलिंग हो सकता है, आपके साथ कुछ वैसे व्यवहार हो सकते हैं जो आपके लिए, आपके उत्थान के लिए सुखद नहीं है, आपके बॉसेस से आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि कुंडली का 10वां भाव आपके कार्य स्थान में आपके उच्च अधिकारी का स्थान है, तो उच्च अधिकारी से रिलेटेड लॉसेस भी आपको लगे रहेंगे। साथ ही ऐसा जातक को शासन की तरफ से, अर्थात कि सरकार की तरफ से कष्ट उठाना पड़ता है। माता पिता दोनों का ही सुख कम प्राप्त होता है, क्योंकि कुंडली का 10वां भाव और 4th भाव, यह दोनों ही भाव राहु और केतु से प्रभावित हो रहा है। मुख्यतः पिता का साथ नहीं मिलता है, या फिर पिता के जो व्यवहारिक लक्षण हैं वह जातक को नहीं प्राप्त होते। ऐसे जातक को व्यापार व्यवसाय में भी हानि उठानी पड़ती है। साथ ही अपने से उच्च अधिकारियों से मन मुटाव रहता है। सुख की प्राप्ति के लिए जातक को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और जब जातक किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ चेष्टा करता है, अपने परिश्रम को, अपने बल को लगाता है, तो वह सदैव उससे निराशा ही पाता है। क्योंकि केतु ग्रह कुंडली के 3य भाव में स्थित है। कुंडली का 3य भाव इसलिए पराक्रम का स्थान है, पराक्रम की हानि करता है, पुरुषार्थ की हानि करता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से आपको हानि हो सकती है, और हाँ, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई स्किल्स नहीं है। पर जब समय आता है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने का, कोई स्किल्स को परफॉर्म करने का, तो वो आप कर लेते हैं। पर आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, लिखने की कला, बोलने की कला, इस प्रकार की चीज़ें आपको फील होती हैं। ऐसा जातक सुनने में कमज़ोर होता है, या फिर ऐसा जातक किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ नहीं सकता, बहुत जल्दी उसे अपने स्मृति में नहीं डाल सकता है, क्योंकि उसे लर्निंग में और टीचिंग, इन दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण शंखनाद काल सर्प योग के ऊपर। तो काल सर्प योग के फल को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि 12 प्रकार के काल सर्प योग में से कौन सा काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन रहा है। अब मान लीजिए शंखनाद काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन रहा है, आपने इसके फल को समझा। अब आपको यह देखना है कि आपके लग्न की राशि कौन सी है, आपके प्रथम भाव की जो भी राशि है, उस राशि के आधार पर काल सर्प योग का क्या फल होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, इसके जस्ट पूर्व के वीडियो सीरीज में आप देख सकते हैं प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के ऊपर काल सर्प योग किस प्रकार प्रभावित होता है। इन दोनों फलों को आपको मिलाना है, और तब एक सटीक फलादेश तक आप पहुंच सकते हैं कि आपके जीवन में यह काल सर्प योग किस प्रकार काम कर रहा है, किस प्रकार आपको प्रभावित कर रहा है। अब इसमें भी काल सर्प योग को और भी डीप वे में स्टडी किया जाता है, क्योंकि काल सर्प योग में अनेक विषमताएं हैं। अब मान लीजिए शंखनाद काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन रहा है, और राहु और केतु के साथ अन्य कोई और ग्रह भी बैठे हुए हैं, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल, बृहस्पति, कोई भी ग्रह हो, तो प्रत्येक ग्रह से राहु केतु अलग अलग प्रकार के योग का निर्माण करते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा से ग्रहण दोष, बृहस्पति से चांडाल दोष। तो इस प्रकार का दोष यदि आपकी कुंडली में है और काल सर्प योग भी है, तो वह काल सर्प योग के फल को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। उसी प्रकार कई ऐसे योग कुंडली में होते हैं जिसके कारण काल सर्प योग के अनिष्टकारी फलों में कमी आती है। जैसे आपकी कुंडली में मान लीजिए पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी राजयोग बना हुआ है, तो उसके कारण जातक को काल सर्प योग का फल आंशिक रूप से मिलता है, कम मिलता है।
और भी कई राजयोग बने हुए हों, मान लीजिए सूर्य बुध का सूर्य बुद्धातिक योग हो, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना हुआ हो, तो इस कारण भी जातक को काल सर्प योग के फल में कमी आती है। तो इससे संबंधित मैंने कई ज्ञानवर्धक बातें डिस्कस किया है इसके पूर्व के वीडियो सीरीज में, तो उसको आप समझकर काल सर्प योग के प्रति जो एक मिथ्य है उसको आप हटाकर एक सटीकता तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि जब तक आपको सटीक बातें पता नहीं होंगी तब तक उसका सटीक उपाय करना असंभव है। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।